नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण। इनसैट 3DR और दूसरे उपग्रहों की प्रक्षेपण लागत होगी कम, इसरो ने बताया बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ हुई बेकाबू। बिहार में मरने वालों की संख्या 153 के पार। कई इलाकों में महामारी फैलने का खतरा। म्यांमार के राष्ट्रपति आज पहुंचेंगे दिल्ली। कल करेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात। आतंकवाद से निपटने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होंगे कई समझौते। कश्मीर में युवाओं को भड़काना बंद करे पाकिस्तान। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती की चेतावनी। सभी पक्षों को वार्ता में शामिल करने पर दिया जोर। और 22वीं दिल्ली पुस्तक मेले की रंगारंग शुरुआत। इस साल की थीम सर्व शिक्षा अभियान। 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों से 9 दिन गुलजार रहेगा प्रगति मैदान। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज सुबह अपने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक रॉकेट का परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 6 बजे किया गया। इसरो के चेयरमैन ने इस परीक्षण को एक बड़ी कामयाबी बताया है। स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग सिर्फ रॉकेट के वायुमंडलीय चरण के दौरान ही होता है। ये ईंधन के साथ काम आने वाले ऑक्सीडाइजर की मात्रा को घटाकर अंतरिक्ष यान की प्रक्षेपण लागत को कम करने में मददगार है। इस परीक्षण से इनसैट 3DR की प्रक्षेपण लागत में भारी कमी आएगी। इनसैट 3DR आज प्रक्षेपित होना था, लेकिन अब इसका प्रक्षेपण 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इधर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में युवाओं को भड़काना बंद करे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शनिवार को दिल्ली में थीं। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद उन्होंने हिंसा के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में हालात खराब हैं तो पड़ोसी आग में घी डालने का काम कर रहा है। पिछले दिनों में जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज्यादा प्रोवोकेशन हो। जम्मू कश्मीर में तनाव के बाद मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई और जल्द शांति बहाली पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल घाटी जाएगा और सभी पक्षों से मिलने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री ने शांति बहाली के लिए 3 सूत्रीय रणनीति सुझाई। अगर वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में बातचीत होगी, सबके साथ बातचीत होगी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कोई ऐसे लोग मुकर्रर होने चाहिए जिनके ऊपर कश्मीर के लोग भरोसा करें कि ये जो बात कहेंगे वो बात कहीं ना कहीं तक पहुंच जाएगी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कश्मीर में तनाव बढ़ाने में पाकिस्तान की भूमिका साफ हो गई है। Absolute coordination between the center and the state, and therefore we are moving in the right direction, all of us, and I'm sure very soon things will return to normal in the valley, and we'll move ahead on the course of development. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण अरसे से तनाव है। सीपीएम ने बिना किसी शर्त के सभी से वार्ता पर जोर दिया। 50 दिन में भी कोई हल नहीं निकाल रहे हैं तो उसने मतलब है कि जो कहीं न कहीं इनकी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं एनडीए गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की, वो बहुत लोग उसको शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी कश्मीर के हैं बगैर किसी कंडीशन के सबसे बातचीत करना चाहिए, ये तो हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं। और जब तक आप राजनीतिक डायलॉग सबके साथ शुरू नहीं करेंगे, कश्मीर का जो हालात है इस समय वो सामान्य हो नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुलाकात
गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घाटी के दौरे के बाद हुई है। गृह मंत्री ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कश्मीर मामले को दूसरे देशों के सामने उठाने की पाकिस्तान की कोशिशों को भारत ने खारिज कर दिया। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला है। पाकिस्तान शिमला समझौते में इसे मान चुका है। भारत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 22 सांसदों को विशेष दूत नियुक्त किया है। ये विभिन्न देशों में जाकर कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी देंगे। कश्मीर के ऊपर उनके कमिटमेंट्स हैं, शिमला में कमिटमेंट्स हैं, ताशकंद में कमिटमेंट्स हैं, ऊना पे कमिटमेंट्स हैं, एक और भी ट्रीटी एग्रीमेंट है उसमें कमिटमेंट्स हैं। तो इसलिए पाकिस्तान सच्चाई से हर वक्त झिझकता है, सच्चाई से अलग रहना चाहता है और धुंध की इसने पॉलिसी बना ली है। लेकिन इस धुंध से किसी को धोखा नहीं होने वाला है। और कश्मीर के पुलवामा में संदिग्ध आतंकियों ने शनिवार एक सिपाही की हत्या कर दी। कांस्टेबल खुर्शीद आलम गनई को उनके घर के सामने गोली मार दी गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस बीच घाटी में आज कर्फ्यू का 51वां दिन है। हालांकि शनिवार को अनंतनाग से कर्फ्यू हटा लिया गया, जबकि श्रीनगर, पुलवामा और पंपोर में अब भी कर्फ्यू लगा है। घाटी के सभी इलाकों में लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। अलगाववादियों के बंद से घाटी में लगातार 50वें दिन जनजीवन ठप रहा। अलगाववादियों ने राज्य में बंद की अवधि को 1 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। लगातार कर्फ्यू और बंद से लोगों को खाने पीने के सामान और दवाइयों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के लिए अनुकूल बनाने पर जोर दिया है। कल हुई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने ये बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने की नसीहत दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को मिशन मोड में काम करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साथ कई कामों को सफलतापूर्वक करने से ही हम विकास की राह में आगे बढ़ सकते हैं। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्रिक्स देशों को आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स बनाने पर जोर दिया। उन्होंने दिल्ली में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में ये बात कही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्रिक्स देशों के बीच वार्ता बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि हर देश की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है और आपसी व्यापार बढ़ाकर इसे और मजबूत किया जा सकता है। ब्रिक्स देशों के बीच निवेशकों या व्यापारिक संस्थाओं में कारोबारी या निवेश विवाद के समाधान के लिए कुशल और प्रभावी उपाय करने को लेकर इसका आयोजन किया गया था। We'll have to interact more frequently. I would even go to the extent of suggesting that we have a task force of officials and experts as far as the BRICS nations are concerned. It indicates the growing importance of BRICS countries. Closer cooperation, closer interdependence, and above all, the need to play an important role in the world affairs. That's how I see the role of BRICS. और 4 दिन की यात्रा पर भारत आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू तिन क्वां आज दिल्ली पहुंचेंगे। सोमवार को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होगी। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, सैन्य सहयोग बढ़ाने समेत कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है, जिसमें 7 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। राष्ट्रपति यू तिन क्वां शनिवार को बिहार के गया पहुंचे और भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया से यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले बोध गया के महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। नालंदा विश्वविद्यालय में शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। नए नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने छात्रों को डिग्रियां देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय को सपना साकार होने जैसा बताया।
नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विचारों के आदान प्रदान के अलावा वाद विवाद, विचार विमर्श और तर्कों के लिए विश्वविद्यालय बेहतरीन मंच है। राष्ट्रपति ने कहा कि नालंदा भूमि का टुकड़ा और अवशेष मात्र नहीं है, बल्कि ये विचारों और संस्कृति की एक झलक है जो 1200 साल पहले समृद्ध हुई। To see the bright faces, gleaming eyes of the young graduating students who are moving out of the portal of this university today as the first batch of graduates of Nalanda University. राष्ट्रपति ने छात्रों को आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हासिल शिक्षा और कौशल से वास्तविक चुनौतियों से निपटने में उन्हें मदद मिलेगी। The fostering care of your alma mater, the caring guidance of your faculty members, but you need not feel nervous because the knowledge which you have acquired, the skills which have been instilled in you by your teachers, by your guides and mentors, will stand well to face you the challenges of the world. इससे पहले राष्ट्रपति ने पिलखी गांव में विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर राज्यपाल रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ये नोटिस बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की नई याचिका पर जारी किया, जिसमें अदालत ने कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगी आग को राज्य सरकार ने राजनीतिक साजिश करार दिया। राज्य के विशेषज्ञ समूह के चेयरपर्सन चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि सूबे की सरकार की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया। कल शाम मुर्शिदाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लगने के बाद से भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। दमकल कर्मियों को शक है कि वीआईपी केबिन की एसी मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। वहीं राज्य सरकार ने हादसे की जांच सीआईडी को सौंप दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। আমরা এখানে যেটা দেখলাম অনেকগুলি জিনিস কিছুদিন ধরেই একটা কনস্পিরেসি চলছে, কিছুভাবে একটা মেলাইন করবার সরকারকে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মেলাইন করবার একটা পরিকল্পনা চলছিল। সেই পরিকল্পনাটা একটা জঘন্য রূপ পেয়েছে, এটা আমাদের মনে হয়েছে। এই অবধি আমরা বললাম, এরপরে যারা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং অথরিটি তারা যেটা বলবে সিআইডি বলবে। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ का प्रकोप जारी है। बिहार में बाढ़ से जुड़े हादसों में मरने वालों की तादाद 153 के पार पहुंच गई, जबकि 34 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में हालात के मद्देनजर एनडीआरएफ की 19 टीमों को तैनात किया गया है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर में सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। सूबे की 34 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। एनडीआरएफ की 21 टीमों को बिहार में राहत और बचाव काम का जिम्मा सौंपा गया है, जो अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल चुकी है। इसके अलावा बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी जोरों पर है। आप समझ लीजिए, जिंदगी में जितना निर्वाह, जिंदगी चलाने के लिए जितना सामग्री जरूरत पड़ती है उतना ही आवश्यकता है। यहाँ पे सब नष्ट हो चुका है। इधर उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। वाराणसी जिले में सैकड़ों गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं।
हालात के मद्देनजर एनडीआरएफ की 19 टीमों को बाढ़ पीड़ित इलाकों में तैनात किया गया है। 2000 से ज्यादा लोगों को सैलाब से पीड़ित इलाकों से निकाला जा चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और पूरा जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके उनके खाने से लेकर के दवाओं से लेकर के सभी व्यवस्था उनकी ठीक से करा दी जाए। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ की स्थिति और विकराल हो गई है। कल कलियाचक में 2 लोगों की मौत के साथ राज्य में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है, जबकि 45 गांवों के 5000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं। राज्य प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अगले 1-2 दिन में पानी उतरने के साथ हालात पर काबू पा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बलूच नेता ब्रह्मदाग बुख्ती ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का भीषण उल्लंघन कर रही है। बुख्ती ने इस मुद्दे पर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में बलूचिस्तान में जनमत संग्रह करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस आज़ादी के आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले। इस बीच जर्मनी के लीप्जिग में प्रवासी बलूचों ने शुक्रवार को बलूचिस्तान में पाक के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार को कुर्द लड़ाकों ने तुर्की के दियाराबकीर हवाई अड्डे पर रॉकेटों से हमला किया। यह हमला पुलिस चेक पॉइंट के पास किया गया। कुर्द लड़ाकों ने घटनास्थल पर 4 रॉकेट दागे। हमले के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद सभी यात्रियों और स्टाफ के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। हमले में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। सीरियाई सरकार ने दयारा शहर को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। 4 साल से संघर्ष झेल रहे इस शहर से विद्रोही एक समझौते के तहत हटने को तैयार हुए। शनिवार को बचे हुए विद्रोहियों को लेकर बसें शहर से रवाना हुई। राजधानी दमिश्क के करीब दयारा को अब पूरी तरह विद्रोहियों से खाली करा लिया गया है। विद्रोहियों ने अपने भारी हथियार भी सौंप दिए। इस समझौते को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की जीत माना जा रहा है, जिसके तहत दमिश्क के एक करीबी इलाके से बहुत सारे विद्रोही पीछे हट गए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में प्रिंटिंग प्लांट के गोदाम में आग से 17 कर्मचारियों की मौत हो गई। मारे गए सभी कामगार किर्गिस्तान के प्रवासी हैं और युवा महिलाएं हैं। मॉस्को आपात सेवा के प्रमुख के मुताबिक गोदाम के पहले फ्लोर पर खराब लैंप की वजह से आग लगी, जहां पेपर और ज्वलनशील पदार्थ रखे थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और मौके पर ही 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी एक कर्मचारी की मौत अस्पताल में हो गई। और दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे में गश्त के दौरान सुरक्षा बलों पर हुए हमले में 8 सैनिकों की मौत हो गई। हमला राजधानी अर्सुक्योन से 500 किलोमीटर उत्तर अरोइटो जिले में हुआ। गृहमंत्री के मुताबिक हमलावरों ने सुरक्षा बलों के ट्रक पर पहले विस्फोट दागे, उसके बाद घायल जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस हमले की जांच में जुटी है। सरकार के मुताबिक हमलावर इलाके के वामपंथी गुरिल्ला समूह उर्फ पैराग्वेयन पीपुल्स आर्मी के सदस्य हो सकते हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैनिकों पर हमला करने की धमकी दी है। नॉर्थ कोरियन पीपल्स आर्मी ने अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैनिकों पर जानबूझकर उकसाने का आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया का आरोप है कि अमेरिकी सैनिक पनमुंजम कोरियाई सुरक्षा चौकियों पर रोशनी डालकर उसके सैनिकों को उकसा रहे हैं। अब खेल की खबर। वेस्टइंडीज के खिलाफ अमेरिका के लॉटर हिल में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत को 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 246 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को आखिरी गेंद पर 2 रन की दरकार थी, लेकिन ड्वेन ब्रावो की इस गेंद पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विकेट गंवा बैठे, जिससे भारत की मैच जीतने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। टीम इंडिया की ओर से KL राहुल ने 51 गेंद पर नाबाद 110 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा कप्तान धोनी ने 43 रन और रोहित शर्मा ने 62 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने
एविन लुइस के शानदार सैकड़े की बदौलत 246 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लुइस ने 49 गेंद पर 9 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 100 रन बनाए। उन्हें इस बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का दूसरा मैच आज सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क में खेला जाएगा। और दिल्ली पुस्तक मेला के 22वें संस्करण का आगाज शनिवार को हो गया। ये मेला राजधानी के प्रगति मैदान में 4 सितंबर तक चलेगा। इस बार के पुस्तक मेले की थीम सर्व शिक्षा अभियान रखी गई है। इस मेले का उद्देश्य युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करना है। पुस्तक मेले में हर उम्र के पाठकों के लिए किताबें मिल रही हैं। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और उमंग जैसी सरकारी योजनाओं को थीम पवेलियन में शामिल किया गया, जहां लोग इनसे जुड़े अभियानों के कटआउट के साथ सेल्फी ले सकते हैं। और अब बात आगरा के शिरोज हैंगआउट की। एक ऐसी जगह जो उम्मीद है जिंदगी की, जज्बा है तमाम मुश्किलों के बाद भी कुछ करने का और हौसला है हालात से लड़कर उबरने का। ये हिम्मत का प्रतीक है ऐसे जाबाज महिलाओं के पुनर्वास की जो एसिड हमलों के शिकार हैं। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। मोहब्बत की पहचान ताजमहल से थोड़ी ही दूर पर शीरोज हैंगआउट कैफे। खास बात यह है कि इसे एसिड हमले की शिकार महिलाएं चला रही हैं। शुरुआत 10 दिसंबर 2014 को हुई और मकसद था ऐसी लड़कियों का पुनर्वास और उन्हें रोजगार मुहैया कराकर समाज से जोड़ना। फेस चले जाने से उसके सपने और उसकी जो लगन है वो नहीं चली जाती है। हमारे मन में है वो तो है ना, हमें जो करना है वो करना ही है और करके दिखाना है। 18 साल पहले एसिड हमले की शिकार मधु को भी करीब 2 दशक तक भटकने के बाद पिछले महीने यहाँ नौकरी मिली। मधु जैसी दूसरी लड़कियां भी देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ काम करने आ रही हैं। कहीं बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई करा तो कहीं नौकरी नहीं लगी, तो मैंने हार के मैं कभी कोई काम करने की सोचती थी, नहीं होता था। यहाँ तक कि मैंने लोन लेके अपना रोजगार खोलने की भी सोची तो लोन भी नहीं मिला। पहली बार तो हम विक्टिम्स नहीं हैं, फाइटर हैं। विक्टिम्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। कैफे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के मेन्यू कार्ड में किसी भी चीज का दाम नहीं रखा गया है। ग्राहक अपनी मर्जी के मुताबिक बिल अदा करता है। कैफे में खाने पीने की चीजों के अलावा डिजाइनर ड्रेस, हैंडीक्राफ्ट और किताबें भी मिलती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट रखा है पे एज यू विश। जैसी आपकी इच्छा आप पे करिए, आइए मिलिए इनसे, इनका साहस बढ़ाइए, आप इनकी जो है दिशा और दशा को आप समझिए और देखिए और इनको जो है एक नया सोच दीजिए हमारी तरफ से। कैफे का मुनाफा पीड़ितों के इलाज और उनके विकास के लिए खर्च किया जाता है। कैफे में काम करने वाली एसिड अटैक सर्वाइवर्स यहाँ पर कॉफ़ी और चाय के साथ साथ लोगों को हिम्मत और बुलंद हौसले भी परोसती हैं। ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से इन पर हुए हमले के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। आगरा से कैमरामैन सुदीप्तो के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण। इनसेट 3DR और दूसरे उपग्रहों की प्रक्षेपण लागत होगी कम, इसरो ने बताया बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ हुई बेकाबू। बिहार में मरने वालों की संख्या 153 के पार। कई इलाकों में महामारी फैलने का खतरा। म्यांमार के राष्ट्रपति आज पहुंचेंगे दिल्ली। कल करेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात। आतंकवाद से निपटने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होंगे कई समझौते। कश्मीर में युवाओं को भड़काना बंद करे पाकिस्तान। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती की चेतावनी। सभी पक्षों को वार्ता में शामिल करने पर दिया जोर। और 22वीं दिल्ली पुस्तक मेले की रंगारंग शुरुआत। इस साल की थीम सर्व शिक्षा अभियान। 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों से 9 दिन गुलजार रहेगा प्रगति मैदान।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।